आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चैप्टर में स्फेरिकल कैपेसिटर। आप जानते हैं हमने लास्ट टाइम पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कवर किया था और उसकी हमने अलग अलग तरह से कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था। जब प्लेट्स के बीच में एयर मीडियम फिल हो, जब मीडियम पूरी तरीके से फिल हो और जब मीडियम पार्शियली फिल्ड हो और अलग अलग स्लैब्स रखी गई हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, तो हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था। आज हम देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है? दो ऐसे कंडक्टिंग स्फेयर का कॉम्बिनेशन होता है जिसका कैपेसिटेंस उनका साइज बढ़ाए बिना बढ़ाई जा सके। ऐसा जो कैपेसिटर होता है वो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। जैसे आप देख भी सकते हैं, सपोज ये स्फेयर है और ये बाहर वाला एक स्फेयर है, दोनों स्फेयर कोसेंट्रिक है। दोनों कोसेंट्रिक स्फेयर है। एक की रेडियस को हम बाहर वाले की रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल R1 और अंदर वाले की रेडियस को मान लेते हैं R2। तो ये दोनों कंडक्टिंग स्फेयर हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक स्फेरिकल कैपेसिटर बना रहे हैं। सपोज हमने इस अंदर वाले कैपेसिटर को चार्ज दिया, नेगेटिव चार्ज दिया, तो इंडक्शन से जो बाहर वाला स्फेयर है इस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अंदर वाला स्फेयर है इस पर तो नेगेटिव चार्ज है और जो बाहर वाले की इंटरनल सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसे हमने ग्राउंड किया था। तो इस पे जो पोटेंशियल है, इस पे पोटेंशियल कितना है? 0 है। इस वाले स्फेयर को नाम दे देते हैं हम A और इस वाले स्फेयर को नाम दे देते हैं हम B। तो देखते हैं कैपेसिटेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमें इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे C = Q/V। तो इजीली हमारे पास C आ जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इस पर चार्ज है पॉजिटिव Q और यहां चार्ज है नेगेटिव Q। तो देखते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट स्फेयर B, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट स्फेयर B हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो B पर जो पोटेंशियल होगा वो इसके खुद के चार्ज की वजह से होगा, प्लस ये वाला जो स्फेयर है इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट स्फेयर B कितना होगा? पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑफ स्फेयर A। तो मैं लिख सकता हूं VB जो होगा वो V डैश प्लस V डबल डैश मान लेते हैं। तो इसके खुद के चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसे लिख देता हूं मैं, V डैश माना है उसे हमने। तो K, इस पे जो चार्ज है वो कितना है? -Q और इसका जो रेडियस है वो है R2 प्लस V डबल डैश, जो A वाला स्फेयर है उसकी इंटरनल सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल होगा KQ/R1। ये जो स्फेयर A है इसकी वजह से कितना पोटेंशियल हो गया? KQ/R1। तो टोटल पोटेंशियल आया B की सरफेस पे VB = -KQ/R2 प्लस KQ/R1। तो VB = KQ और ये हो जाएगा -1/R2 + 1/R1।
इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि जो ए वाला स्फीयर है उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, ग्राउंड किया तो इसका पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे हम। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर ए एंड बी, तो ये हो जाएगा वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, जो हमारे पास आएगा वी ए बी इक्वल्स टू 0, ए वाले पे पोटेंशियल कितना है 0, माइनस वी बी हमने भी कैलकुलेट किया था के क्यू, और इधर माइनस 1/R2 प्लस 1/R, तो वी ए बी हमारे पास आ रहा है माइनस के क्यू, और इसको मैं लिख सकता हूं R1 R2 माइनस R1 प्लस R2, और इसमें माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो वी ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। तो ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया दोनों स्फीयर के बीच में। जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा देंगे C इक्वल्स टू Q बाई V, तो वहां से हमारे पास इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो इधर का आपने देख लिया होगा, मैं इधर का हटा देता हूं ये। By the definition of capacitance हम लिख सकते हैं C इक्वल्स टू Q बाई V, और यहाँ V क्या है, दोनों जो कंडक्टर्स थे उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और वो हमने कितना निकाला V A B, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं Q अपॉन V A B, और Q वो चार्ज है जो इंटरनल सरफेस पे था स्फीयर A और आउटर सरफेस पे था इसकी B के, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V A B के Q R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, तो ये हो जाएगा C इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन K R1 माइनस R2, और हम जानते हैं कि K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा तो वो ऊपर जाके हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये होता है हमारा एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, जो आप देख सकते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, R1 और R2 पर डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो स्फेरिकल कैपेसिटर के जो कंडक्टर्स थे उन कंडक्टर्स के बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें, तो मीडियम में जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो हो जाएगा कैपेसिटेंस इन मीडियम, हम लिख सकते हैं CM इक्वल्स टू एप्सिलॉन R C, और एप्सिलॉन R क्या है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस तरह से हम स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर थे, कोसेंट्रिक कंडक्टर्स थे, और एक को हमने चार्ज दिया था, नेगेटिव चार्ज दिया था, तो दूसरे वाले कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया था। बाहर वाला जो कंडक्टर था उसको हमने ग्राउंड कर दिया था, तो एक पर चार्ज हो गया -Q और एक पर चार्ज हो गया था +Q। ये हमारा बाउंडेड चार्ज था। तो हमने इन कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया VAB, और उसके बाद हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाकर हमने C कैलकुलेट कर लिया। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, यानी कंडक्टर A से कंडक्टर B की तरफ होगा। अगर मैं E बनाऊं तो वो E कुछ इस तरह से बनेगा। अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए तो हम इजीली बता सकते हैं ये पॉजिटिव था और ये हमारा नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा, इस तरह से आएगा। तो ये भी हम इसमें ध्यान रखेंगे।
तो ये आप इजीली देख सकते हैं पूरा प्रोसीजर। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है उस पर हम एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपको वो क्लियर हो जाएगा। सपोज द रेडी the radii of the outer conductor is 2 meter and for inner conductor is 1 meter and dielectric medium of dielectric constant epsilon r equals to 8 is filled between the spherical conductor. Find the capacitance of the capacitor. तो हमें यहाँ रेडियस दी हुई है। द रेडियस ऑफ द आउटर कंडक्टर इज 2 मीटर एंड फॉर इनर कंडक्टर इज 1 मीटर एंड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 8 इज फिल्ड बिटवीन द स्फेरिकल कंडक्टर। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये हमें फाइंड करना है। तो इसे देखिए करें हम इसे हमें गिवन है R1 इक्वल्स टू 2 मीटर और R2 हमें गिवन है 1 मीटर और एप्सिलॉन r हमें गिवन है 8। तो हम इजिली फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला होगा C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, क्योंकि जो हमारे कंडक्टर्स हैं उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का R1 R2। तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये 1 अपॉन के इक्वल होता है। तो C इक्वल्स टू 1 अपॉन के एप्सिलॉन r R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ C इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एप्सिलॉन r की वैल्यू है हमारे पास 8 और R1 दिया हुआ है 2 और R2 है हमारे पास 1 और यहाँ R1 माइनस R2 करेंगे तो 2 माइनस 1। तो C हमारे पास आएगा 16 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और ये 1। इसे सॉल्व करेंगे तो C आएगा हमारे पास 1.7 नैनो फैराड। इस तरह से हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर हमने कंप्लीट किए हैं। दोनों के हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लिए। दोनों के हमने कैपेसिटेंस अलग अलग सिचुएशन में हमने कैलकुलेट किए हैं। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आप लोगों ने छोटी क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा होगा जिसमें हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते थे। वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हमें कई बार दो कैपेसिटर को सीरीज में या पैरेलल में जोड़ने की जरूरत पड़ती है। हमें एक इस तरह का कैपेसिटेंस चाहिए होता है जो हमें सर्किट में रिक्वायर्ड है। तो इसलिए हम कैपेसिटर को सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यानी जब हमें एक रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस चाहिए तो हम कैपेसिटर्स को सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं या सीरीज पैरेलल में दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम यही देखेंगे अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो अगर कोई ये पूछ ले कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की क्या जरूरत पड़ रही है,
तो कई बार हमारे पास जैसे सपोज ये 2 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और हमें मान लो 4 माइक्रोफेराड का चाहिए, तो हमें इसको एक कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो हमें 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस मिल जाएगा। इसलिए हम इनका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं ताकि हम एक रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर अचीव कर सके। तो ये 2 टाइप के हैं, सीरीज और पैरेलल। एक तीसरे टाइप पे बता देते हैं जिसमें दोनों मिक्स होते हैं, सीरीज पैरेलल, तो उसको हम थर्ड टाइप मान सकते हैं, लेकिन बेसिक 2 ही टाइप हैं, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो हम पहले देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो हम देखेंगे किस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। सपोज ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दूसरा है और ये तीसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो पहला कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है और ये पॉइंट A और B के बीच में कनेक्टेड है, 3 कैपेसिटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि जो पहला वाला कैपेसिटर है इसकी जो सेकंड प्लेट है वो नेक्स्ट वाले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है। तो यानी जब भी हर एक कैपेसिटर की सेकंड प्लेट नेक्स्ट वाले की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट होगी तो वो पूरी की पूरी एक सीरीज बनाएंगे। इसी को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे इस फर्स्ट वाले की सेकंड प्लेट सेकंड वाले की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट है, सेकंड वाले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट थर्ड वाले की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है। अब इसकी C3 की नेक्स्ट वाले की फर्स्ट प्लेट से अगर कनेक्ट हो जाए सेकंड प्लेट तो उसे हम क्या कहेंगे, पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। इसमें n कैपेसिटर कनेक्टेड हो सकते हैं और जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर था उस फर्स्ट वाले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स सेल या बैटरी से हमने जोड़ दिया और इस जो लास्ट वाला कैपेसिटर है उसकी जो सेकंड प्लेट है उसको हमने बैटरी के दूसरे वाले एंड से जोड़ दिया। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है उस कॉम्बिनेशन कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो जब भी इस तरह की सीरीज दिखाई दे तो हम तुरंत समझेंगे किस तरह का कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो चार्ज फ्लो होता है वो चार्ज सेम फ्लो होता है, पूरी की पूरी ब्रांच में चार्ज सेम फ्लो होता है। तो उस ब्रांच में जिसमें कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं, सीरीज में कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं, उस ब्रांच में हमेशा चार्ज कैसा रहता है, वो सेम रहता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अगर एक ब्रांच में जुड़े हुए सीरीज में जुड़े हुए कैपेसिटर से कैपेसिटेंस अगर अलग अलग हैं तो हर एक पर पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होता है। तो इस चीज को यहां हम समझ भी सकते हैं। सपोज ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सीरीज में जुड़े हुए सब पे चार्ज कैसा है, सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो V इक्वल्स टू, हम जानते हैं C इक्वल्स टू Q बाई V होता है, तो V इक्वल्स टू Q बाई C हो जाएगा। तो यानी V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1 हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड वाले कैपेसिटर के अक्रॉस टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, V2 इक्वल्स टू Q अपॉन C2 और C3 के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V3 इक्वल्स टू Q अपॉन C3। तो सबके कैपेसिटेंस अलग अलग हैं और सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सब पे चार्ज तो सेम है लेकिन सब पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। इस पे पोटेंशियल डिफरेंस है V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1, V2 इक्वल्स टू Q अपॉन C2
और V3 इक्वल्स टू Q अपॉन C3। ऊपर वाली टर्म सेम है लेकिन नीचे वाली टर्म अलग अलग होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। तो आप एक सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। अभी हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, यानी अगर हम इन तीनों की जगह एक ही लगा दें कैपेसिटर, एक ही कैपेसिटर लगा दें, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए जो इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट हो। तो उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो वो होगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ एक समझने वाली बात और है कि ये किस तरह से चार्ज होंगे। तो ये अगर हम फर्स्ट वाली प्लेट देखें तो फर्स्ट वाली प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, तो इसकी जो इंटरनल सरफेस है इसे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जब इसमें प्रोड्यूस होगा तो ये अपने पास वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगी और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगी, जो फ्लो होता हुआ कहाँ जाएगा, सेकंड वाले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे जाएगा। तो सेकंड वाले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और सेकंड वाली जो प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में ये सब के सब सेम चार्ज से चार्ज हो गए, और पॉइंट ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल वो कितना है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से V इक्वल्स टू होगा V1 Q अपॉन C1 प्लस V2 हो जाएगा Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो ये हो गया V इक्वल्स टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। अब सपोज मैं इन तीनों की जगह एक ही ऐसा कैपेसिटर जोड़ दूं जिसका कैपेसिटेंस इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट है, तो उसे हम मान लेते हैं CS। तो इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं। सपोज इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, वही पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने मान लिया CS, और कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है ये Q, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट वाला ही सर्किट है ये पॉइंट A B। तो इस फिगर को मैं नाम देता हूं A, इस वाले फिगर को नाम देता हूं B। तो मैं फिगर B से क्या लिख सकता हूं, देखेंगे इधर। We can write from figure B, V equals to Q upon CS। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूं, वन है 2, तो कंपैरिजन से मेरे पास आएगा Q अपॉन CS इक्वल्स टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो यहाँ ये CS क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1, C2 एंड C3। दिस इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C3। तो हम इजीली यहां से CS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ऐसा मान लेते हैं, सपोज एक सीरीज कॉम्बिनेशन में n कैपेसिटर कनेक्टेड है, C1, C2, C3 अप टू Cn तक कनेक्टेड है, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा। सपोज C1, C2, C3 up to Cn
connected in series. सपोज हमारे पास ऐसे कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3, Cn तक है और सारे के सारे वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? ये होगा हमारा 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 टू 1/Cn। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां वो फॉर्मूला आ रहा है जो हम रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालते थे। तो आप यहां इजीली देख सकते हैं, यहां हम वो फॉर्मूला निकाला है हमने जो वहां रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn तक। ये किसमें पढ़ा था हमने? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन यहाँ कैपेसिटर में किसमें होता है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम फॉर्मूला उल्टा लगा देते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं इसी में ही, इफ C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू Cn इक्वल्स टू C, यानी जितने भी कैपेसिटर हैं उनके सबके कैपेसिटेंस कैसे हैं? इक्वल हैं और सब किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड किसमें? सीरीज में है। तो मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं, ये आएगा हमारा इक्विवेलेंट आएगा 1/CS इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, सब में मैंने C रख दिया यहाँ पे, प्लस 1/C। तो देख सकते हैं कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/CS इक्वल्स टू n/C, और यहां से CS की वैल्यू आएगी C/n। यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है, तो जो हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटेंस है उससे भी n टाइम्स कम हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे, हम सीरीज कॉम्बिनेशन को कब काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम कब काम में लेते हैं? जब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटेंस से भी कम चाहिए होती है, तब हम कौन सा कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा डेरिवेशन किया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं, इजिली समझ सकते हैं कि हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। बस हमें की पॉइंट ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं उन पे सब पे चार्ज सेम होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे और हम पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उनका, अगर कैपेसिटेंस अगर हमें गिवन है तो। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन को, देखेंगे इधर। सपोज मेरे पास एक 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, एक मेरे पास 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और एक मेरे पास सपोज 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ये 3 कैपेसिटर है मेरे पास, और इन तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। तो मुझे इक्विवेलेंट फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 1/CF इक्वल्स टू 1/C1 1/C2 और 1/C3। तो यहां से एलसीएम आएगा 8, ये होगा 2 4 और ये 1। तो मैं यहां से देखूं तो ये आगे होगा 6 प्लस 1 7/8 यानी 1/CS। तो इसको मैं सॉल्व करके लिखूंगा तो ये आएगा CS इक्वल्स टू 8/7। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है मेरी, ये मेरे पास अवेलेबल जो कैपेसिटर था, मिनिमम कैपेसिटर था, उससे भी कम आ रही है, उससे भी कम है। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन को कहां पे काम में लेते हैं? जब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटेंस से हमें कैसा चाहिए होता है? कम चाहिए होता है। हम वहां पर क्या काम में लेते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं। आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ हमारे पास सबसे मिनिमम कैपेसिटेंस कौन सा है? 2 माइक्रोफैराड है, और यहाँ कितना आ रहा है हमारा? इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 8/7 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं। अभी इसका केवल बेसिक समझा है, इस पर भी हम और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, IIT लेवल तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आगे
देखते जाइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेसिक।